आज मैं बोलूँगा, आपको सुनना पड़ेगा, और ये जो सच सुनोगे आपकी रूह कांप उठेगी। ध्यान दीजिएगा। 1977 में भारत में एक संस्था बनी थी, उसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। बनी थी इस कारण से कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके विकास के लिए, उनको एजुकेशन की सुविधा, उनको हेल्थ की सुविधा देने के लिए 1980 के दशक में ग्रेजुअली जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको सिम्मी के नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे रेडिकल संस्था बनती गई। 1990 तक ये हालात हो गए कि सिम्मी इतनी रेडिकल हो गई थी कि उसका जो लिटरेचर यानी कि जो किताबें वो निकालती थी, जो टेक्स्ट्स वो पब्लिश करती थी, और जिस प्रकार से उसने लोकल लेवल पर पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, वो देश के लिए एक खतरा होता जा रहा था। दिक्कत सारी तब आई जब 9/11 अटैक्स हुए अमेरिका में। 9/11 अटैक्स के बाद सिम्मी के लोग सड़कों पर उतर आए। भारत के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उन्होंने रैलियां निकाली। ओसामा बिन लादेन के पोस्टर को हाथ में पकड़ा और उसकी जय जयकार करी, और ये बोला कि जो किया, जो हुआ, अच्छा हुआ। उसी समय भारत की सरकार ने 2001 में तुरंत जो है 9/11 की इस घटना के बाद, सिम्मी की ये गतिविधि के बाद सिम्मी को बैन कर दिया। सिम्मी को बैन करने के बाद ये संगठन अंडरग्राउंड ऑपरेट करने लग गया। 9/11 जब अमेरिका में हुआ, अमेरिका इसके बाद फाइनली जागा कि विश्व तौर पर आतंकवाद एक बहुत बड़ी गहरी समस्या है। भारत हमेशा से अमेरिका को बोलता आ रहा था कि आतंकवाद एक बहुत गहरी समस्या है, आप समझते क्यों नहीं इसको, हम कश्मीर में जूझ रहे हैं। लेकिन 9/11 के बाद जब अमेरिका ने समझा, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला। दबाव डाल के पाकिस्तान को ये बात बोली कि भाई ये जो आपने लश्कर ए तैयबा बना रखी है, कश्मीर में आप जिसको चला रहे हो भारत के खिलाफ, बंद करो इसको। उस समय पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि लश्कर ए तैयबा, उसका जो हेड हाफिज़ सईद है, इसको बंद करेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे। अगर ये व्यक्ति हमारे यहाँ पर पड़ा रह गया तो ये हमारे को ही अटैक करके मारेगा। अब लेकिन अमेरिका का दबाव था, उसको हटाना था, तो कश्मीर में उसको हटाकर वो लोग उसको ले आए कराची। कराची में पाकिस्तान ने अपना दामाद पाल के रखा हुआ है, जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम। उसके साथ मुलाकात हुई ISI के अधिकारियों की। ये 3 लोग, दाऊद इब्राहिम, ISI के अधिकारी और हाफिज़ सईद ने मिलकर 2002 से 2004 तक बैठकें करी। कराची में इन बैठकों के बाद एक निर्णय लिया गया। निर्णय ये था कि भारत के अंदर एक नए प्रकार का टेररिज्म किया जाएगा। इस टेररिज्म का जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि अब लश्कर ए तैयबा अपने लश्करों को कश्मीर और भारत नहीं भेजेगी। भारत में भारतीय मुसलमान नागरिकों को उठाकर अलग अलग राज्यों से पाकिस्तान और कराची लाया जाएगा। इनको यहाँ पर ट्रेनिंग लश्कर देगी, इनको वापस भेजा जाएगा, और वापस भेजकर इनका प्रयोग किया जाएगा भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के टेररिस्ट अटैक करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ISI ने जब ये निर्णय लिया हाफिज़ सईद के साथ और दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के, तो सवाल ये था कि भारत के अलग अलग राज्यों से मुसलमानों को इकट्ठा कहाँ से करोगे। तो दाऊद इब्राहिम ने बोला, मेरे खुद के नेटवर्क्स हैं, प्रयोग करो ना उनका। मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति है जो मेरे साथ ही बहुत अच्छा काम करता है, जिसका नाम है जाकिर नायक। सुना होगा आपने उस आतंकवादी प्रीचर के बारे में भी, जो अपने आप को यूट्यूब पे और अलग अलग माध्यमों पे जाके बहुत बड़ा इस्लामिक प्रीचिंग की एक्टिविटी करता है। एक रेडिकल आदमी है। ये व्यक्तियों का एक मिली भगत बनी, और ISI ने 2004 में एक फाइल तैयार करी जिसका नाम रखा गया कराची प्रोजेक्ट। कराची प्रोजेक्ट के तहत उद्देश्य क्लियर था, दाऊद इब्राहिम के जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी उसके पूरे एक्टिव एजेंट्स भारत के अलग अलग राज्यों में हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा। उनके प्रयोग से यहाँ से लोगों को उठाया जाएगा। इन लोगों को उठाकर कराची लेके जाया जाएगा। कराची ले जाकर लश्कर ए तैयबा का जो चीफ हाफिज़ सईद है, वो उनको एक बेसिक सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि असले को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे ग्रास रूट लेवल पर लोकल मटेरियल का प्रयोग करके बम बनाने हैं। और इसके बाद इन्हीं मुसलमानों के थ्रू भारत में अलग अलग प्रकार के आतंकवादी हरकतें कराई जाएंगी। ISI के ये कराची प्रोजेक्ट के पीछे जो पूरी फिलॉसफी थी, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं और इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि ISI की रणनीति के तहत ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि भारत के अंदर भारत के नागरिक
खास करके वो भी जो माइनॉरिटी वर्ग के मुसलमान लोग हैं, अगर वही भारत के अंदर अलग अलग जगह पर अटैक करेंगे तो कम से कम हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने में सक्षम रहेंगे, ये कह के कि देखिए आपकी डेमोक्रेसी कितनी कमज़ोर है कि वो माइनॉरिटी वर्गों का रक्षक नहीं बन सकती। और इन माइनॉरिटी वर्गों के बेसिकली आइसोलेशन के कारण आज की डेट में ये माइनॉरिटी वर्ग भारत के अंदर ही आपकी डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस कराची प्रोजेक्ट के तहत आईएसआई ने विजुअलाइज किया कि जब ये बच्चों को, अलग अलग लोगों को भारत से उठाकर पाकिस्तान लाकर ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको वापस भेजा जाएगा, तो इनको वापस भेजने के बाद 2 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। 2005 में आईएसआई ने 2 नए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करने की विजुअलाइजेशन करी। सबसे पहला था 2005 में कि इन्होंने जब कराची प्रोजेक्ट को फाइनली लॉन्च किया तो उसको एक पॉलिटिकल कलर देने के लिए इन्होंने 2006 में क्रिएट करी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इवेंचुअली क्रिएट हुआ इंडियन मुजाहिदीन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में एक काम ये हो गया कि सिमी का जितना बैंड कैडर था वो सारा का सारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में रिवाइव हो गया। सिमी जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया थी, जाकिर नायक, दाऊद इब्राहिम और भारत के अंदर डॉक्टर गणपति जो कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, सीपीआई-एमएल माओवादी मूवमेंट का लीडर था, इन सारे लोगों ने एकजुट होकर एक इस्लामिक जिहादिक वामपंथिक नेक्सस के तहत ये निर्णय ले लिया। और निर्णय ये लिया कि अब हम भारत से मुसलमानों को उठाकर भेजेंगे, ये कराची में ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेके ये वापस आएंगे और भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अटैक करेंगे। 2005 से लेके 2007 तक भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेररिस्ट अटैक हुए। वाराणसी में अटैक हुआ, बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे अटैक हुआ, दिल्ली में अटैक हुए, मुंबई में ट्रेन अटैक्स हुए, आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में अटैक हुआ। ये सारे के सारे अटैक कराची प्रोजेक्ट के तहत हो रहे थे। ये सारे के सारे अटैक्स में एक स्पेसिफिक वर्ग भारत में जो रेडिकलाइज होकर बाहर से आ रहा था वो रिस्पॉन्सिबल था। ये सारे के सारे टेररिस्ट अटैक्स में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हो रही थी कि इसमें पाकिस्तान जो है एक स्पेसिफिक समुदाय का प्रयोग करके भारत के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ये वही समुदाय था जिसके बदौलत 2004 में केंद्र में एक नई सरकार भी आई थी। और ये जो नई सरकार थी, ये केंद्र की सरकार उस समय इस चीज़ को लेके बड़ी नाखुश थी कि क्यों एक स्पेसिफिक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एक नई रणनीति के तहत उस केंद्र सरकार के अंदर चुनिंदा लोगों की एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक नया नैरेटिव गढ़ा जाए, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि ये जितने भी अटैक हो रहे हैं जो भारत के अंदर कराची प्रोजेक्ट के तहत हो रहे हैं, वो चाहे वाराणसी में हो, वो चाहे बेंगलोर में हो चाहे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हो चाहे कोई भी अदर ब्लास्ट हो, क्यों ना इन सारे ब्लास्ट्स को जो कि होम ग्रोन टेररिस्ट कर रहे हैं, उन होम ग्रोन टेररिस्ट को ना बदनाम करके बल्कि हिंदू समाज के ऊपर डाला जाए। क्यों ना एक नया नैरेटिव गढ़ा जाए कि भारत के अंदर एक भगवा आतंक है। 2005 और 6 के अंदर जब ये अलग अलग प्रकार के अटैक हुए, अलग अलग जगहों पर ये अटैक हुए जो कि हो रहे कराची प्रोजेक्ट के तहत थे, इसके बाद जब ये निर्णय चुनिंदा लोगों ने लिया कि हम भारत में सनातन धर्म को बदनाम करेंगे, हम भारत के अंदर जो है हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे और इस हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक भगवा आतंकी थ्योरी क्रिएट करेंगे, तो उस समय इस पूरे गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों ने एक नई कॉन्स्पिरेसी रखी और इस कॉन्स्पिरेसी रचने के नाम को दिया गया भगवा आतंक। ये कैसे आया? ये इस तरीके से आया कि 2005 में इन चुनिंदा लोगों ने, जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी को अनफोल्ड करने का एक निर्णय लिया, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने 2005 में एक संगठन था जो 1953 से बिल्कुल बंद पड़ा था, उस संगठन को रिवाइव किया। उस संगठन का नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत जो एक संगठन था, ये भारत के अंदर जब भारत में ब्रिटिश के खिलाफ एक आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब एक रेवोल्यूशनरी संस्था थी और ये रेवोल्यूशनरी संस्था में कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी लोग जो थे उस संस्था से जुड़े हुए थे। उस संस्था से जुड़े होने के नाम पर ये जो अभिनव भारत के साथ जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि वो कट्टर राष्ट्रवादी सनातन धर्म के हिंदू फॉलोअर से जिन्होंने उस समय भारत को ब्रिटिश से आज़ाद कराने की एक लड़ाई को मोला था, उस समय उस लड़ाई के तहत उन्होंने बहुत वीरता प्राप्त की थी।
1953 1953 के बाद ये संस्था जो है बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन 2005 में इस संस्था को डिलिबरेटली रिवाइव किया गया। इसको रिवाइव इसलिए किया गया क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी। रिवाइव इसलिए किया गया क्योंकि इस रेवोल्यूशनरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करके भगवे आतंक का जो पूरा नैरेटिव है उसको जो है फैलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। इसके बाद अगला कदम क्या हुआ? 2005 में ही नांदेड़ में एक घटना हुई। घटना ये हुई कि वहाँ पर एक व्यापारी था। वो व्यापारी बजरंग दल संगठन से जुड़ा हुआ था। उस व्यापारी ने एक गलत काम किया। गलत काम क्या किया कि उसकी एक दुकान थी, उसने उस दुकान में रात को आग लगा दी, अपना सारा माल जला दिया, और उसने अगले दिन जो है इंश्योरेंस कंपनी में एक फेक क्लेम डाल दिया कि भाई मेरी दुकान में आग लग गई, तो इस कारण से जो है आप मेरे को एक इंश्योरेंस का क्लेम दीजिए। अब जब इंश्योरेंस कंपनी आई जांच पड़ताल करने, तो उन्होंने जांच पड़ताल करी, अपना वो केस जैसे भी वो लोग हैंडल करते हैं वो देख रहे थे। लेकिन उस समय इन चुनिंदा लोगों ने, जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रचनी थी भारत के खिलाफ, सनातन धर्म को ख़राब करने की और बदनाम करने की, उनको ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त केस मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपनी दुकान में आग लगा दी, इसकी दुकान जल गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। उन्होंने इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके कहा कि ये व्यक्ति की दुकान में आग इसलिए नहीं लगी कि इसकी दुकान में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, इसकी दुकान में आग इसलिए लगी क्योंकि इसने अपनी दुकान में बजरंग दल के बिहाफ पे असला रखा हुआ था, और बजरंग दल जो है वो भगवा आतंक को बढ़ावा देना चाहता था। इससे इन्होंने ये क्रेडिबल थ्योरी बनाने की कोशिश करी, एक फेक केस रजिस्टर करके, एक व्यक्ति को एक फेक केस में अरेस्ट करके, कि भगवा आतंक एक सच होने जा रहा है। पर यह खेल सिर्फ यहीं नहीं रुका। 2005 में नांदेड़ की इस हरकत के बाद और चीज़ें आगे बढ़ती गईं, लेकिन उन चीज़ों को बढ़ने से पहले हमें एक व्यक्ति की बात करनी। भारत के अंदर, भारत की सेना में उस समय एक बड़ा जाबाज अधिकारी था। उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जो था वो बेसिकली भारत की सेना में उस समय काम कर रहा था, और उसको भारत की सेना की तरफ से एक टास्क दिया गया। टास्क ये दिया गया कि उसको बोला गया कि आप एक काउंटर टेररिज्म इन्फेंट्री बटालियन को रेज कीजिए, और ये बटालियन को रेज करके इसको ट्रेनिंग दीजिए ताकि ये कश्मीर में आकर लश्कर तैयबा के खिलाफ लड़ाई लड़ पाए। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने काउंटर टेररिज्म इन्फेंट्री बटालियन को रेज किया, एक यूनिट क्रिएट किया जिसका नाम था 41 राष्ट्रीय राइफल्स। इसको क्रिएट करने के बाद उन्होंने इस यूनिट को जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में एग्जीक्यूट किया। जब उन्होंने इसको कुपवाड़ा ज़िले में एग्जीक्यूट किया तो उन्होंने बहुत सारे आतंकवादी मार गिराए। इसके बाद इस पर्टिकुलर यूनिट और इस बटालियन के सक्सेस के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भारत की सेना ने रेकमेंड किया कि आप मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज्वाइन कीजिए। उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस में भर्ती दिलवाई गई। जब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्होंने ज्वाइन करी तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी होने के नाते उन्होंने उस समय लश्कर तैयबा के खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन रन किया कि उन्होंने 7 आतंकवादी बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर अंदर मार गिराए। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर उनकी इस सक्सेस और बहादुरी को देखते हुए उस समय भारत की सेना ने एक और निर्णय अब ये लिया कि उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को एक बात बोली कि हमें कुछ इनपुट्स मिले हैं कि सदर्न कमांड जो कि पूना में है, उसका एक ऑफिस वहाँ पर है, आप उस ऑफिस में पूना में जाकर टेक ओवर कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कुछ होम ग्रोन टेररिस्ट्स हैं जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, इन लोगों जैसी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और ये आर्मी के कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर पूना जैसी जगह में अटैक करना चाहते हैं। अब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने जब कश्मीर घाटी छोड़कर पूना में जाकर टेक ओवर किया तो पूना में जाते सार उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट कर लिया। इस इंटेलिजेंस नेटवर्क को जब उन्होंने क्रिएट किया तो इस इंटेलिजेंस नेटवर्क को उन्होंने कल्टीवेट करने के बाद जो इंटेलिजेंस गैदर करी, उस इंटेलिजेंस में ये मालूम चला उनको कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है कराची प्रोजेक्ट। उन्होंने इसका बंडाफोड़ किया कि इस कराची प्रोजेक्ट में दाऊद इब्राहिम, जाकिर नायक, डॉक्टर गणपति जो कि CPI-ML पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। उन्होंने ये बंडाफोड़ किया कि इस पूरे नेक्सस के थ्रू भारत में मुसलमानों का प्रयोग करके उनको ट्रेनिंग देकर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस रन किए जा रहे हैं। उन्होंने बंडाफोड़ किया
कि ये जो कराची प्रोजेक्ट के तहत गतिविधियां हो रही हैं, इन्होंने दूसरी जगहों पर भी कई ऐसे आतंकवादी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया है, जिसमें से बनारस ब्लास्ट, बॉम्बे के अंदर ट्रेन वाला ब्लास्ट, ये प्रकार की जो गतिविधियां हैं, IISC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ब्लास्ट, ये सारी की सारी गतिविधियां जो हैं इन संगठनों ने ही की हैं। अब जब इनका इतना ज़बरदस्त नेटवर्क इन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो उस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बोला कि आप इस चीज़ के ऊपर पता कराइए कि ये लोग ये भारतीय मुसलमानों को कैसे बेसिकली पहुंचा रहे हैं कराची। अब जब उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का प्रयोग किया तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ये भी समझ आया कि ये लोग भारत के मुसलमानों को सऊदी अरेबिया के थ्रू लेके जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया को इन्होंने एक बेस बना रखा है। भारत के मुसलमानों को अलग अलग सिटीज़ से सऊदी अरेबिया उड़ाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में इनको थोड़े दिन रखकर वहाँ से इनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जब उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये बात बताई तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ये रिकमेंडेशन दिया गया कि आप फॉर द टाइम बिंग तुरंत जो है पंचमरी जाइए, जो कि मध्य प्रदेश में है। पंचमरी में इंडियन आर्मी का एक एजुकेशन सेंटर है। उस एजुकेशन सेंटर में जाकर, जिसको आर्मी एजुकेशन सेंटर AEC बोलते हैं, पंचमरी में जाकर आप अरबिक लैंग्वेज को सीखिए, ताकि आपको सऊदी अरेबिया भेजा जाए, ताकि वहाँ पर जाके मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिहाफ पर आप इस पूरे ऑपरेशन को अनफोल्ड कीजिए। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित तुरंत जो है उठकर पंचमरी चले गए। वो जब अरबिक वहाँ पर सीख ही रहे थे, तो उस पंचमरी में आर्मी एजुकेशन सेंटर के अंदर जब वो सीख रहे थे, तो उस दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के यूनिट के 1-2 अधिकारी वहाँ पर आए। इन अधिकारियों ने आकर जो है उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को बोला कि आपको दिल्ली बुलाया गया है, आपको दिल्ली चलना होगा। पहले तो इनको पंचमरी से टैक्सी में बिठाकर भोपाल ले जाया गया। भोपाल से इनको एक फ़्लाइट में बोला गया कि अब आपको दिल्ली जाना है। लेकिन जब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के हाथ में बोर्डिंग पास दिया, तो वो बोर्डिंग पास उनको जो मिला वो दिल्ली जाने का नहीं, बल्कि भोपाल से फ़्लाइट उनको मुंबई ले गई। जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे, वो समझ नहीं पाए कि मुझे पहली बात तो दिल्ली बोल के मुंबई क्यों लाया गया। लेकिन जैसे ही वो मुंबई उतरे, तुरंत उस समय मुंबई पुलिस ने वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया और मुंबई पुलिस के ATS के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चंद अधिकारी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को पकड़ के ले गए। अब सवाल ये उठता है कि उनको मुंबई क्यों ले जाया गया, उनको वहाँ पर अरेस्ट क्यों किया गया। उसका एक कारण है। कारण ये है कि 29 सितंबर 2008, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ था। ये जो मालेगांव में उस समय ब्लास्ट हुआ था, तब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जो थे वो आर्मी एजुकेशन सेंटर पंचमरी में थे। उस समय उनके कुछ अधिकारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे, उन्होंने तुरंत उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ये इतला किया कि साहब ये जो 29 सितंबर 2008, 29 सितंबर 2008 को ये जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट भी कराची प्रोजेक्ट के तहत इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के काडर्स ने ही किया है। अब दिक्कत ये थी कि ये ब्लास्ट तो हो गया, ये ब्लास्ट का पैटर्न लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे। लेकिन अब खेल को समझिए, जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई की ATS और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चंद चुनिंदा अधिकारी उनको पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ पर इंटेरोगेशन चालू होती है। उस इंटेरोगेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के ऊपर दबाव डाला जाता है। दबाव ये डाला जाता है कि आप पहले तो ये बताइए कि ये जो अलग अलग प्रकार के ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट वगैरह जो हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या मानना है। तो उन्होंने बताया कि मेरा मानना ये है कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिहाफ पे जो काम कर रहा हूँ, उससे मुझे ये पता चला है कि ये कराची प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब जब ये उन्होंने बोला तो इन अधिकारियों ने, जो ATS में थे उस समय, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के आए हुए थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, आप ये बताइए हमें कि आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह के ये इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये आर्मी के कल्चर के ख़िलाफ़ है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये ब्लास्ट करवा कौन रहा है, ये इनपुट्स को मैंने गैदर कैसे करा, मेरा इंटेलिजेंस नेटवर्क और इंटेलिजेंस सोर्सेज क्या थे, इसके बारे में मैं इतला आपको एज ATS
एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एज इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं दे सकता। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस को ही दे सकता हूँ, और मिलिट्री इंटेलिजेंस अगर आपको परमिट करे तो ही आपको ये इंटेलिजेंस की मैंने गैदर कैसे किया आप तक पहुँचाई जा सकती है। मेरे पास ये पावर नहीं है देने की। उस समय एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये चुनिंदा अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, उनको बोला जा रहा था कि नहीं, आप जो है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को पकड़िए। और जब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने उस समय मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने इंटेलिजेंस गैदर कैसे करी, तो उस समय एटीएस और आईबी के अधिकारियों ने पुरोहित को बोला कि देखो, अगर आप नहीं बताओगे तो आपके लिए समस्या होगी। उन्होंने कहा कि देखिए, ये काम मैं नहीं करूंगा, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। एटीएस और आईबी के अधिकारियों ने बोला कि देखिए, अगर आप नहीं बताओगे तो हम ये बोल देंगे कि ये पूरा का पूरा जो मालेगांव में ब्लास्ट अभी हाल ही में 29 सितंबर को हुआ है, ये आपने किया है। अब ये एकदम नया मोड़ आ गया। ये नया मोड़ इसलिए आ गया क्योंकि एटीएस और उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के चुनिंदा अधिकारी इस हिंदू टेररिज्म यानी कि भगवा आतंक के नैरेटिव को बनाने में लगे हुए थे। उनको कुछ ना कुछ करके पकड़ना था। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट होता है। 30 अक्टूबर 2008 को मुंबई की एटीएस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लेम करती है कि हमने मालेगांव ब्लास्ट को क्रैक कर लिया। किसी भी इतने बड़े ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करने में कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 6 महीने मिनिमम लगते हैं, क्योंकि एक ब्लास्ट में यदि अगर वो एक आतंकवादी संगठन के थ्रू किया गया है तो उसके एक्सटर्नल एक्टर, इंटरनल एक्टर, स्लीपर सेल्स, इन सब का इंटरोगेशन होता है। लेकिन 29 सितंबर 2008 को अटैक हुआ और 30 अक्टूबर 2008 को सीधा का सीधा मुंबई पुलिस की एटीएस ने ये क्लेम कर लिया कि हमने केस क्रैक कर दिया है। और उन्होंने बोला केस क्रैक करके सबसे पहली चीज़ कि ये ब्लास्ट किया है एक व्यक्ति जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित। ये व्यक्ति जो है एक संगठन से जुड़ा है जो कि एक रेडिकल संगठन है जिसका नाम है अभिनव भारत। इस ब्लास्ट को करवाने में श्रीकांत पुरोहित को मदद मिली है साध्वी प्रज्ञा की, और इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट किया गया, श्रीकांत पुरोहित को ऑलरेडी पकड़ा जा चुका था। इसके बाद श्रीकांत पुरोहित के ऊपर और दबाव डाला गया। पुरोहित को अब ये बात बोली गई कि आप ऑफिशियली पब्लिक के सामने आके क्लेम कीजिए कि आपको मालेगांव ब्लास्ट करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बोला था। उन्होंने जब इस चीज़ के बारे में मना कर दिया तो उनको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया, और इस फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को बेयर करते गए। यही प्रेशर उसके बाद साध्वी प्रज्ञा पे डाला गया। यही प्रेशर डालने के बाद उनको भी टॉर्चर किया गया, लेकिन इन लोगों ने अपनी जुबान नहीं खोली। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ को देखिए, इन्होंने देश के साथ कोई धोखा नहीं दिया, इन्होंने किसी को झूठा साबित नहीं ठहराया, लेकिन इनके ऊपर केस दर्ज हो गया कि ये भगवा आतंक देश में बढ़ा रहे हैं। ये भगवाधारी लोग जो हैं ये सारे के सारे एक भगवा आतंक को बढ़ावा देना चाहते हैं, देश के पीस और हार्मनी को ख़राब करना चाहते हैं। टाइमिंग समझिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, 29 अक्टूबर 2008 मालेगांव ब्लास्ट, 30 अक्टूबर 2008 प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह बोला गया कि मालेगांव ब्लास्ट क्रैक हो गया। क्रैक हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया भगवा आतंक के कुछ एजेंट्स को। और इसके बाद 26 नवंबर 2008 होता है मुंबई अटैक। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जैसे ही मुंबई अटैक होता है, आईएसआई पाकिस्तान की इन चुनिंदा भारत के अंदर अधिकारियों के साथ मिली भगत के तहत ये खेल खेल रही होती है। आईएसआई उस समय ये चाह रही होती है कि 26/11 का ये जो अटैक हुआ, इस अटैक को भी एक प्रकार से भगवा आतंक का अटैक बनाकर बता दिया जाए। कैसे? क्योंकि आईएसआई ने जब भारत में उस समय 26/11 के इस अटैक को करने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम अजमल कसाब था उसको भेजा था, तो उन्होंने उसको बड़े रणनीति के तहत प्रिपेयर करके भेजा था। और वो रणनीति क्या थी? रणनीति थी कि उन्होंने अजमल कसाब को एक आईडी कार्ड दिया था। उस आईडी कार्ड में उसका नाम लिखा गया था कि वो समीर चौधरी है, वो एक हिंदू है, वो बेंगलोर का रहने वाला है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, उसके हाथ पर एक लाल धागा बांधा गया जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाए कि यदि ये व्यक्ति कल को मारा भी जाता है
तो इसके आईडी कार्ड को देखकर और इसके हाथ पे धागा देखकर प्रूव हो जाए कि ये जो व्यक्ति अजमल कसाब बंदूक लेके अलग अलग जगहों पर लोगों को गोली मार रहा था, ये और कोई नहीं बल्कि एक भगवा आतंक था। ये तो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस में 26/11 के दौरान एक जाबाज हमारे पुलिस अधिकारी जिसका नाम था तुकाराम ओम्बले, जिन्होंने गोलियां खाई और गोलियां खा के अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, उसको जिंदा पकड़ने के बाद ये भगवा आतंक की पूरी थ्योरी जो है पकड़ी गई। तुकाराम ओम्बले जी ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज की डेट में देश के सबसे बड़े योद्धा अगर कोई हैं तो वो श्री तुकाराम ओम्बले जी हैं, जो मुंबई पुलिस के उस समय के एक जाबाज अधिकारी थे। इस अधिकारी ने अपने शरीर पे गोलियां खा के अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। अब जिंदा पकड़ा तो जाहिर सी बात है कि उसको मुंबई पुलिस ने पकड़ के इंटेरोगेशन चालू करी। जब इंटेरोगेशन चालू करी तो फर्जी आईडी कार्ड निकला। आईडी कार्ड पे लिखा हुआ निकला समीर चौधरी, आईडी कार्ड पे निकला समीर चौधरी फ्रॉम बेंगलोर। हाथ पे धागा लाल रंग का बंधा हुआ मिला। पूछा गया तो उसको बोला भी कि भाई ये सब क्या है, तो उसने खुद ये चीज़ को कबूल किया कि मुझे ये बोला गया था कि मैं तो हिंदू बन के यहाँ पर आऊँगा और ये काम करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ को देखिए कि जब ये चीज़ पूरी की पूरी हुई, उस दौरान इंटेरोगेशन में अजमल कसाब से कई बार ये बात पूछी भी गई कि भाई सबसे पहले तो ये बता कि तू है कौन। तो उसने कहा कि भाई मेरा नाम तो अजमल कसाब है, मैं फरीदकोट में पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मैंने लश्कर ज्वाइन करी थी और लश्कर के लिए मैं लोकल लेवल पर डकैतियाँ मारता था पाकिस्तान में। फिर लश्कर की उसने एक ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया। उस ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक कैंपेन के तहत ये बात उसको सिखाई गई कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अजमल कसाब के खुद के शब्द थे जो उसने मुंबई पुलिस के सामने कबूल करे और उसने बोला मुंबई पुलिस के अधिकारियों को कि भाई मुझे इस चीज़ को बताया गया, ट्रेन किया गया बार बार ये बोल के कि भारत में मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, और इस रीज़न से मुझे बार बार उकसाया गया कि क्या तुम जाके अपने भारतीय मुसलमानों की सहायता करोगे, क्या उस हिंदू सरकार के खिलाफ जाके एक लड़ाई मोलोगे। इस रेडिकलाइजेशन के बाद अजमल कसाब ने आर्म्स उठा लिए और वो भारत की ओर रवाना हो गया। उस समय आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि जब अजमल कसाब ने ये बात बोली थी कि उसको उकसाया गया ये कह के कि मुंबई और भारत और अलग अलग जगहों पर भारत के अंदर मुसलमान लोग हैं उनको नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है, तो मुंबई पुलिस ने एक निर्णय लिया कि इंटेरोगेशन के दौरान अजमल कसाब को वो मुंबई के अंदर मेट्रो सिनेमा जो है उसके पीछे एक दरगाह है, वहाँ पर चुपचाप एक दिन ले गए। और जब वहाँ पर उसको ले गए तो दूर से उसको वो दरगाह दिखाई और पूछा कि देख, क्या दरगाह में लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, क्या यहाँ पर तेरे को कोई पाबंदी दिख रही है। इससे अजमल कसाब की आंखें चौंक गईं। वो खुद एकदम से शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया। आप सोचिए कि रेडिकलाइजेशन जब होती है तो इस तरीके से आपकी रियलिटी और आपके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट किया जाता है। अजमल कसाब का पकड़ा जाना, इससे ये तो प्रूव हो गया कि भाई 26/11 कोई बेसिकली उस समय किसी प्रकार का कोई भगवा आतंक का कोई नैरेटिव नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि धीरे धीरे ये जो भगवा आतंक की थ्योरी थी ये घटने लगी, क्योंकि उस समय 26/11 के बाद भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो DIB थे, DIB का मतलब होता है डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो IB का चीफ होता है, IB का इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड होता है। और वो IB का हेड एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एक देश का सच्चा मुसलमान जो कि इस देश के लिए सेवा करने के लिए देश में आया था। उसका नाम था IPS आसिफ इब्राहिम। आसिफ इब्राहिम साहब जो थे, उनके ऊपर जब ये सामने उनके ये पूरा नैरेटिव आया कि किस तरीके से चुनिंदा IB के अधिकारियों ने ATS के अधिकारियों के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित से लेके साध्वी प्रज्ञा से लेके इन जैसे लोगों को पकड़ के ये भगवा आतंक का एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है, तो उन्होंने उन IB के अधिकारियों को पकड़ के बर्खास्त किया और उन्होंने इस भगवा आतंक की थ्योरी को पूरा का पूरा डिसमेंटल करने का एक निर्णय उठाया। और आज की डेट में आपको ये चीज़ एक भारतीय होने के नाते गर्व होना चाहिए सोचते हुए और सुनते हुए कि भारत में पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन मुजाहिदीन जो कराची प्रोजेक्ट का एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट था, उस इंडियन मुजाहिदीन को यदि अगर किसी एक व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली डिसमेंटल किया है
तो वो देश के इस सच्चे मुसलमान आईपीएस आसिफ इब्राहिम ने किया है, जो कि आईबी के चीफ थे, क्योंकि उन्होंने इस भगवा आतंक की थ्योरी को बिल्कुल निगेट कर दिया और पूरी की पूरी इंडियन मुजाहिदीन को इस प्रकार से डिसमेंटल किया कि इंडियन मुजाहिदीन उसके बाद आज तक पिछले 15 सालों में कभी ज़िंदगी में रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रही। तो आप सोच के देखिए कि ये जो पूरा का पूरा एक नरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भाई भारत के अंदर भगवा आतंक को प्रमोट किया जाए, भारत के अंदर एक भगवा आतंक की थ्योरी क्रिएट की जाए, ये थ्योरी की पूरी ख़त्म हो गई। और इस थ्योरी का एक आखिरी पॉइंट था जो 2010 में देखने को मिला। 2010 में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई। महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजीज़ बुरने, BURNEY, अजीज़ बुरने। इस व्यक्ति ने 2010 में एक किताब लिखी और किताब का नाम था 26/11 RSS की साजिश। ये व्यक्ति अजीज़ बुरने एक अर्बन नक्सलाइट, जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी, इस किताब के तहत वो यही नैरेटिव को चलाना चाहता था कि देश में एक भगवा आतंक है, कि कैसे भगवाधारी लोग जो हैं वो सनातनी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, अजीज़ बुरने का गूगल पे जाके एक बार सर्च कीजिएगा और सर्च करके ये देखिएगा गूगल पे अजीज़ बुरने 26/11 RSS की साजिश, और देखिएगा कौन से लोग इस किताब के उद्घाटन के लिए आए थे, कौन से लोग अजीज़ बुरने के साथ मुलाकात कर चुके हैं, अजीज़ बुरने की फ़ोटोग्राफ्स कौन से नेताओं के साथ हैं। जब आप एक बार ये चीज़ देख लेंगे ना, इस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए मेरा आपसे आग्रह है, इस चीज़ को ज़रूर देखिए। आप देखने के बाद समझ जाएंगे कि इस पूरे भगवा आतंक की थ्योरी में स्टेक होल्डर्स कौन थे। तो दोस्तों, जो 26/11 जिसकी बरसी आज देश मना रहा है, भूलिएगा मत। 26/11 एक ऐसा दिन था जो भारत के इतिहास में एक कलंक हो सकता था, क्योंकि चुनिंदा लोगों की अगर माने तो वो भगवा आतंक बनाकर 26/11 जैसे इंसिडेंट को भारत के अंदर एक भगवा आतंक के इंसिडेंट के तहत प्रमोट कर बैठते। ये तो शुक्र है कि हमारे पास उस समय एक आसिफ इब्राहिम नाम के आईपीएस, जो कि आईबी के चीफ थे, जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इसके बाद उनके एफर्ट्स के तहत फाइनली साध्वी प्रज्ञा भी एक्विट हो गई, और साध्वी प्रज्ञा के एक्विटल के बाद 2018 में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भी बरी करके छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि इन लोगों को तो छोड़ दिया गया, इन लोगों के ऊपर जो ट्रॉमा हुआ उस ट्रॉमा का क्या? ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, इस नैरेटिव का क्या? इन चुनिंदा लोगों को शर्म नहीं आई कि सनातन धर्म जैसे पवित्र धर्म को और एक सनातनी जैसे व्यक्ति को, एक हिंदू धर्म में मानने वाले व्यक्ति को ये आतंकवादी कह रहे थे? इनको इस बात को लेकर शर्म नहीं आई? अजीज़ बुरने, इमेज को चेक जरूर कीजिएगा, आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।